Hello dear student, I am Professor Pavan Kumar Mittal and you are watching this video on our YouTube channel Mittal Tutorial. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. And for online classes, please contact on 812-000-110. Thank you. टॉपिक है वो है कंपनी के बारे में। यदि कॉर्पोरेट अकाउंट या कंपनी अकाउंट को बहुत अच्छी तरह से समझना है तो सबसे पहले हमें कंपनी को समझना होगा। कहते हैं ना, अच्छी नींव ही एक मजबूत इमारत का निर्माण कर सकती है। अगर नींव कमजोर होगी तो जो इमारत बनेगी वो भी कमजोर होगी। या दूसरे शब्दों में कहूं तो अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, क्लियर हैं, तो अकाउंटिंग फॉर कंपनी हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। इसलिए हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अकाउंटिंग फॉर कंपनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को बिगिन करने के पहले कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। कंपनी एक ऐसा शब्द है जो हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इसे ना सुना हो। कई मूवीज में भी हम सुनते हैं कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, उसकी कंपनी का टर्नओवर इतने करोड़ रुपए है। या आप में से कई लोगों का एक ड्रीम होगा वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी कंपनी खोलने का। लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी ये नहीं समझ पाते हैं कि कंपनी क्या है, ये कैसे खोली जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके अलावा इसके बारे में स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं। कई बार जब टीचर्स उनसे पार्टनरशिप के बारे में पूछते हैं तो वो बीच बीच में एक वर्ड यूज करते हैं, कंपनी। कई बार कंपनी के बारे में यू पूछते हैं तो फर्म यूज करते हैं। मतलब समटाइम यू स्टूडेंट्स आल्सो गेट कंफ्यूज्ड इन कंपनी कि कंपनी बेसिकली क्या है। आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी को लेके कई बार कंफ्यूज होते हैं और इंटरचेंजेबली एक दूसरे में इन वर्ड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि कंपनी हुआ, प्रोप्राइटरशिप फर्म हुआ या पार्टनरशिप फर्म हुआ, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जब हम कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में होगा। वो प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में होगा, कंपनी के फॉर्म में होगा या फिर पार्टनरशिप के फॉर्म में होगा। तो चलिए बिगिन करते हैं। व्हाट इज कंपनी। यहां देखिए आपको कंपनी की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। क्या लिखा हुआ है? Company is a artificial person created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common seal। अब ये सब कंपनी की क्या दी हुई है, डेफिनेशन में अलग अलग वर्ड दिए हुए हैं। तो आपको समझना होगा कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक हमें इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा हम बहुत अच्छी तरह से कंपनी की डेफिनेशन को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। आप देखिए आर्टिफिशियल पर्सन, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये क्या बोलता है? ए कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज कंपनी एक्ट, either under the present company act or under any previous company act। तो अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, क्यों कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं कि किसी भी कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है। तो जैसा इसमें कहा गया है कि कंपनी का जो निर्माण होता है या कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो लॉ के थ्रू आती है। मतलब जब कंपनी को आप कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। किस में आ जाती है? एग्जिस्टेंस में आ जाती है। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है, सर एग्जिस्टेंस में आने के बाद आप उसे आर्टिफिशियल पर्सन तो नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो कंपनी को कुछ राइट्स मिलते हैं। लाइक वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो अपना बिजनेस कर सकती है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है और कंपनी पर कोई केस कर सकता है। मतलब कंपनी इज बिहेविंग लाइक अ पर्सन। लेकिन आप और हम तो नेचुरल पर्सन है, तो कंपनी को नेचुरल पर्सन तो नहीं कहा जा सकता।
इसीलिए कंपनी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जन्म होता है ये लॉ के थ्रू होता है और उसके बाद ही कंपनी एक पर्सन की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। इसलिए कंपनी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। आप इसकी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि कंपनी और इसके मेंबर दोनों अलग अलग है। क्या कहा हमने, कंपनी और इसके मेंबर दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। कंपनी और इसके मेंबर्स को अलग अलग इसलिए कहा जाता है, पहले हाईलाइट कर दूं मैं, कंपनी और उसके मेंबर को अलग अलग इसलिए कहा जाता है कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के ऊपर उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए कंपनी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, और ना ही कंपनी ने जो काम किए हैं उसके लिए आप कंपनी के मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है और अपने किए गए कार्यों के लिए कंपनी क्या होती है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाने के बाद कंपनी को अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, मिल जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस। क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस जैसे कि अभी हमने समझा कि कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, जिसके कारण कंपनी के एग्जिस्टेंस पर उसके मेंबर्स के कंपनी को छोड़ने, नए मेंबर्स को कंपनी ज्वाइन करने, किसी मेंबर्स का बैंकरप्ट होने, किसी मेंबर के डेथ होने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। एग्जाम्पल है हमारे सामने ईस्ट इंडिया कंपनी, 200 से 300 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी एग्जिस्टेंस में है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है वो कायम रहता है। कंपनी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर एक कंपनी को बंद ना कर दिया जाए। अगर किसी कंपनी के सारे मेंबर्स मर भी जाते हैं तो भी कंपनी क्या रहती है, एग्जिस्टेंस में रहती है। कंपनी का जिस तरह जन्म लॉ के थ्रू होता है, उसी तरह यदि कंपनी को बंद करना है तो आपको एक लीगल प्रोसीजर पूरी करना होगी, उसके बाद ही कंपनी को क्या किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी। ये कंपनी की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में नहीं पाई जाती। प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम देखेंगे कि कंपनी जो ऑनर होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ, बिजनेस को कोई भी लॉस हुआ, तो उस लॉस को उसके प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स को बेचकर भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी होती है, उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, वो उनके द्वारा जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके अमाउंट तक, या वाइंड अप के वक्त उन्होंने जितना अमाउंट पे करने की गारंटी दी है, केवल उतना ही अमाउंट पे करने के लिए कंपनी के मेंबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उससे ज्यादा लॉस होता है तो फिर वो कंपनी के मेंबर्स को बियर नहीं करना होता, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेफ होती है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कंपनी के कई मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के एग्जिस्टेंस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंपनी के लाखों मेंबर्स हैं, तो फिर क्वेश्चन ही अराइज होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इतने सारे मेंबर्स हैं तो कौन चलाएगा। जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं भी रिलायंस कंपनी का मालिक हो गया।
तो क्या मैं अब मुकेश अंबानी जी से जाकर ये कहूं कि अंबानी साहब, मेरे पास भी रिलायंस कंपनी के शेयर है, मैं भी अब कंपनी का मालिक हूं, तो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए मेरी भी राय ली जाए? इस तरह लाखों लोग होंगे, तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो इसके लिए कंपनी के जितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स में से कंपनी को रन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सिलेक्ट किया जाता है। कौन सिलेक्ट किया जाता है? बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, या यूं कहें कि बोर्ड डायरेक्टर्स सिलेक्ट किए जाते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट को चलाएंगे। ये डायरेक्टर किस तरह से सिलेक्ट होते हैं कंपनी की? ये डायरेक्टर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं? कंपनी की मीटिंग्स होती है, वोटिंग होती है, उसके बाद उन वोटिंग्स में से कुछ मेंबर्स को कंपनी का डायरेक्टर चुन लिया जाता है। नॉर्मली किसी भी कंपनी में एक पर्सन एक वोट, जो कि अब हमारी नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर की एक मेंबर एक वोट होता है, इस तरह की वोटिंग प्रोसीजर वहां नहीं होती। वहां पर होता है एक शेयर एक वोट। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे, नॉर्मली वही कंपनी के डायरेक्टर क्या होंगे? बनेंगे। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये उन्हीं सिलेक्टेड डायरेक्टर्स द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है? कॉमन सील, it is have common seal, it is affects to all the important document of the company। मतलब कंपनी के सिग्नेचर के बदले कंपनी की कॉमन सील होती है, जो उसके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जिन्हें ऑथराइज करना होता है उन डॉक्यूमेंट पर क्या कर दी जाती है? फिक्स कर दी, इसमें बांट दिया जाता है। तो वह हर एक छोटी यूनिट क्या कहलाती है? शेयर कहलाती है। और जिस व्यक्ति के पास कंपनी के वो शेयर्स होते हैं वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा शेयर कैपिटल। द अमाउंट that a company received towards share capital from issue of shares, both preference and equity। कंपनी के पास दो तरह के शेयर होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। हम अगले टॉपिक में इन्हीं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये समझ लें कि कंपनी अपने शेयर इशू करके जो फंड कलेक्ट करती है वो क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल कहलाता है। तो उम्मीद है आपको शेयर्स, कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगले टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।